दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ एंड मोशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेल। बेल कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। पहले रादर देन सेक्शन बाय सेक्शन हम ये जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेल के अंदर में हमारा पॉइंट्स क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1, बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस। Point number 2, bail in case of non-bailable offense. Point number 3, anticipatory bail. Point number 4, स्पेशल पावर जो है हाई कोर्ट को, उसकी बातें हम करेंगे बेल में। और क्या करेंगे, और हम बातें करेंगे कैंसिलेशन ऑफ बेल। और क्या हम बातें करेंगे, और भी हम बातें करेंगे इससे मिलता जुलता जितना भी है वो सारी बातें हम ध्यान में रखते अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हम स्टार्ट इस बात से कि बेल क्या है। तो पिछले वीडियो की तरह मैं सबसे पहले इसमें भी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको पता है कि बेल का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? सर, बेल का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है ये तो नहीं पता। पता है कि बेल क्या होता है। जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो जाता है कुछ, वो कोर्ट में कागज वागज जमा करता है, साइन वाइन करता है, तो उसके बाद बेल मिलता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि बेल कहाँ है डेफिनेशन, क्योंकि कोड में तो बेल का डेफिनेशन नहीं है। आप जो बेल का जितने भी सेक्शंस है 436 ऑनवर्ड, आपको कहीं भी बेल का डेफिनेशन नहीं मिलेगा। तो कहाँ है ये बता दीजिए। जरूर आपको हम जरूर बताएंगे। बेल का डेफिनेशन दिनेश प्रसाद का केस था एक, उसमें दिया गया था कि क्या है बेल का मीनिंग। और जो कोर्ट में उन्होंने बताया वेस्ट बंगाल कोर्ट ने, यानी कोलकाता हाई कोर्ट ने, वो भी आप सबको पता होगा, इजिली पता होगा। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का टाइटल था दिनेश प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो उसमें जो जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, ये आप लोगों को सबको पता होता है। हमें अगर हम अपना नेचुरल सेंस ही अगर यूज करें तो भी हमें पता होता है बेल का कैसे दिया जाता है, बेल क्यों दिया जाता है। क्योंकि बेल आपको तब दिया जाता है कि सिक्योरिटी ऑफ अपीयरेंस, जो अपीयर होंगे कोर्ट में, उसके सिक्योरिटी के तौर पे आपको बेल लेना पड़ता है। मान लीजिए आप कोई क्राइम अक्यूज्ड हैं और अक्यूज होने या फिर सस्पिशन है आप अक्यूज्ड का, और आप क्या कर रहे हैं कि आपको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, आपको अरेस्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, और अरेस्ट करेंगे तो फिर आपको अगर बेल नहीं देंगे तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि मोटिव क्या है, किसी भी जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस कब होगा, आप अगर मान लीजिए बाहर भी रह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में आप कोऑपरेट कर रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर टेम्पर नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो वहां पे आपको इजिली बेल दे देते हैं नॉर्मली, अगर छोटे ऑफेंस में खास करके। तो अब हम बात करते हैं बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। तो बेलेबल ऑफेंसेस सर पहले तो ये बता दो कि हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। तो बेल दो ही जगह से आपको मिलती है। एक हो गया पुलिस स्टेशन, दूसरा हो गया कोर्ट। अब इस दोनों जगह से आपको मिलेंगे। अब इस दोनों जगह में डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बेलेबल ऑफेंस के केस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस और बेलेबल। अब दूसरा आता है एंटिसिपेटरी बेल भी आ जाता है। तो सारी बातें पहले हम करते हैं बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस 436 सेक्शन में। हर किसी का नहीं बोलूंगा, बाद में आपको सेक्शन का मैं कोई एक समरी टाइप का बता दूंगा। दोस्तों टाइम थोड़ा लग जाता है वीडियो में, क्योंकि हम इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो 4-5 मिनट भी एक पॉइंट में ले तो एटलीस्ट 20 मिनट्स अराउंड निकल जाते हैं दोस्तों। तो फिर भी, तो बेल कैसे मिलेगा बेलेबल ऑफेंस में? तो बेलेबल ऑफेंस जो होगा उसमें जो है आपको पुलिस स्टेशन से भी बेल मिल सकती है। अच्छा जी, पुलिस स्टेशन आप जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, एक सिक्योरिटी लेके जाएंगे, और होता है दोनों ऑप्शन होता है। एक होता है कि आपको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ देंगे या सिक्योरिटी मांगेंगे आपसे। सर पर्सनल बॉन्ड क्या होता है? पर्सनल बॉन्ड में आपसे एक बॉन्ड करवाते हैं कि इन केस अगर कुछ ऐसा होता है, आप कहीं चले जाते हैं, या दूसरी बार जब कोर्ट में जब जरूरत हुआ आप अपियर नहीं होते हैं, जब भी नेसेसरी हुआ, तो आपको सर्टेन बोला कि 5 लाख या 50,000 या 5,000, डिपेंड करता है केस टू केस, इतना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो ये बात है जी, यही बात है। तो ये चीज हो गया आपका पर्सनल बॉन्ड। सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी भी बताएंगे। सिक्योरिटी ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक्स एक एक्यूज्ड है,
वाई उसका दोस्त है या उसके फादर है, ग्रैंडफादर है, कोई भी है। अब वो जा करके उसको अक्यूज को अगर जाएंगे कि साहब बेल दे दीजिए, पुलिस को जाके बोलेंगे साहब बेल दे दीजिए, पुलिस बोलेगा बेल तो हम दे देंगे, बेलेबल ऑफेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप श्योरिटी चाहिए हमें। तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ श्योरिटी की क्या बात है सर, हम दे देते हैं, मेरे गाड़ी का पेपर है कोई भी, या फिर मेरे पास ये कोई भी प्रॉपर्टी पेपर है सर, कितने की चाहिए बताइए। मैंने उन्होंने 50,000 का बोला, अब मान लीजिए मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी है, अच्छा ठीक है सर ये रहा। तो उसमें क्या होता है श्योरिटी कि कल के डेट में अगर अक्यूज कुछ भागता है या कुछ ऐसा होता है जो अपीयर नहीं हो पाता है कोर्ट में, चाहे किसी भी रीजन से, और कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं करता है, मान लो मेडिकल अगर लगाता है, बीमार है, तो वो एग्जेम्पशन में आएगा, लेकिन और किसी रीजन से उसका इंटेंशन है कि हमें अपीयर ही नहीं होना है या भाग जाता है, तो उस केस में सियोरिटी का जो अमाउंट होगा, जो भी गाड़ी रखा है या जो भी चीज रखा है, उसको फोरफीट कर लिया जाता है। सर फोरफीट तो हम सुना सुना है लेकिन समझ नहीं आता है, सीज कर लेते हैं उसको, आपको अपने पास रख लेते हैं जी। अब हम बात करेंगे बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा चीज और बता दूं, पुलिस से तो आपको बेल मिल जाती है, लेकिन इसमें एक और रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप कोर्ट में फिर फर्दर जब भी आपको समन आएगा, जब भी आपको नोटिस जो भी आएगा, समन आने के बाद में जब आप अपीयर होते हैं, तो अपीयर होने के बाद आपको कोर्ट से बेल लेना पड़ता है, वहां पे सियोरिटी देना पड़ता है या पर्सनल बॉन्ड, जैसा जज साहब जैसा भी बोले, आपको जनरली सियोरिटी ही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो सियोरिटी आपको वहां पे देना पड़ेगा, बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा आपको। 45 फॉर्म 45 आपका एक आता है, उसमें आगे वो डिटेल्स होता है, सब कुछ आप भर देंगे, पीछे में एक एफिडेविट होता है, एफिडेविट आप चाहे तो खुद का ही बना के उसमें अटैच करके लगा सकते हैं। तो वो इसका प्रोसीजर होता है। बेल नॉन बिलेबल केस में कैसे मिलेगा आप ये बता दीजिए। तो नॉन बिलेबल केस में जितने भी नॉन बिलेबल केस है, तो बिलेबल केस में इट्स अ मैटर ऑफ राइट, बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। नॉन बिलेबल केस में बेल इज अ मैटर ऑफ द डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट, इन शॉर्ट इट्स अ डिस्क्रिएशन। सर डिस्क्रिएशन का मतलब जज साहब को अगर लगता है सर्टेन सिचुएशन देख के कि नहीं बेल दे देना चाहिए, अगर आप उसका जरूरत है, उस लगता है कि नहीं सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट किया, इसमें किया, अभी तक इसका अच्छा रिकॉर्ड है, इतना दिन जुडिशियल कस्टडी भी काट के आया है, तो दे देते हैं बेल। तो जज साहब अगर सेटिस्फाइड होते हैं आपके जो भी कंटेंशन है, तो आपको मिल जाएगा बेल, यानी कि डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है। तो ये होता है नॉन बिलेबल ऑफेंस में। नॉन बिलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? सारे वो ऑफेंसेस जो जनरली 3 साल से ज्यादा जिसमें पनिशमेंट हो, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जनरली, देयर मे बी द एक्सेप्शन। तो उसके बाद हम आज सारी जनरल बातें करेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन के लिए फिर हम एक एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, और सारे जजमेंट्स जो उसमें कह रहे हैं फॉर अगेंस्ट सब कुछ लेके आएंगे, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगा अपने कोर्ट में, अपने प्रोसीडिंग्स के दौरान। तो हम अब बात करते हैं, ये भी हमारा हो गया कि बेल नॉन बेलेबल केस में कैसे मिलेगा। हम जाएंगे, कोई भी अगर ऑफेंस हुआ तो या तो हम अरेस्ट हो गए, अरेस्ट हो गए तो हम जा करके बेल मूव करेंगे, इसको रेगुलर बेल भी बोलते हैं। पहला जो हमने यूज किया बेलेबल ऑफेंस के केस में, दूसरा ये दोनों ही रेगुलर बेल आप कह सकते हैं। सेकेंड वाला रेगुलर बेल है, रेगुलर बेल में हम क्या करते हैं कि अरेस्ट होने के बाद में ही होता है, अरेस्ट होने से पहले आप इसको नहीं मूव कर सकते हैं। तो अरेस्ट हो गए आप, अब आपका जाके आपने मूव किया, बेल मूव किया, बेल मूव करने के बाद में जज साहब सेटिस्फाइड हो गए, सेटिस्फाई होने के बाद में उन्होंने बोला वकील साहब को कि अच्छा ठीक है, आपने क्लाइंट से बोली सियोरिटी लेके आने के लिए, सियोरिटी लेके आए, जितना अमाउंट का सियोरिटी बोला उन्होंने, बॉन्ड जो है उनका फॉर्म 45 वो भर के, उसमें सारा डिटेल्स एफिडेविट के साथ सब कुछ भर के उन्होंने दे दिया, जज साहब अग्री हो गए, उन्होंने वो फिर क्या करेंगे बेल एप्लीकेशन पे ऑर्डर पास करेंगे, बेल अलाउ कर दिया गया। तो जो एप्लीकेशन में क्या क्या करेंगे ये ड्राफ्टिंग के पार्ट में हम करेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई नॉन बेलेबल की बातें। अब एंटीसिपेटरी बेल की बातें आती है। एंटीसिपेटरी बेल क्या है? तो एंटीसिपेटरी बेल क्या है? एनी टाइम जब भी आप बेल मूव करते हैं बिफोर द अरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एप्रीहेंशन टू अरेस्ट इज अ एंटीसिपेटरी बेल। आप देसी भाषा में अगर समझे तो आपको कभी भी अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, कभी भी आपको नजरबंद कर लिया जाता है, कभी भी मतलब कभी भी, जब तक आपको अरेस्ट ना किया गया हो उससे पहले, तो अरेस्ट से पहले अगर आप कभी भी मूव करते हैं तो आपका ये एंटीसिपेटरी बेल मूव कहलाता है। एंटीसिपेटरी बेल, अब जैसे मैं आपको नॉर्मल एक एग्जांपल दे देता हूं कि कोई 498 ए केस है, या फिर जैसे क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव, या फिर मान लीजिए
आपको कोई फॉल्सली एक्यूज कर दिया, मर्डर किया है इसने या फिर इससे एसोसिएटेड है, और आपको लगता है, स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन है कि आज तो पुलिस उठा के ले ही जाएगा मुझे, आपको डर लग रहा है एंड यू हैव स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव द एप्रीहेंशन, तब आप जाके मूव कर सकते हैं एंड यू मस्ट हैव द सफिशिएंट रीजन फॉर दिस बेल। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये डिस्क्रिशन है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये हो गया एंटीसिपेटरी बेल। उसके बाद हम बात करेंगे हाईकोर्ट के पास क्या पावर है। हाईकोर्ट के पास भी पावर है, इनमें से किसी सिचुएशन में अगर लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, हाईकोर्ट के पास 439 में जाके बेल मूव कर सकते हैं। 439 में एक और भी चीज है, क्या है बताएंगे, वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं। फिर इसके बाद आता है एंटीसिपेटरी बेल के साथ में एक छोटा सा चीज है, वो भी समझ लेते हैं। इंटरिम बेल, एड इंटरिम बेल, ये क्या होता है? यानी ये बेल होता है एडिशनल, एक छोटा सा उसका पार्ट है बेल का। ये मान लीजिए कि आप अभी बेल नहीं मूव कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो उस केस में मान लीजिए एक 498 ए का एग्जांपल मैं देता हूं आपको, आप सबको पता होगा क्या है शायद 498 ए ऑफ आईपीसी, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव। तो मान लीजिए उसमें अगर लड़के को अक्यूज कर दिया गया फॉल्सली कि नहीं ऐसा है ऐसा ऐसा है, और सपोज उसका केस चल रहा है उसका 498 ए का, तो उस केस में जब जाता है तो उसमें वो क्या करता है, इंटरिम बेल के लिए वो अप्लाई करता है एप्लीकेशन, तो रिक्वेस्ट करता है। तो जज साहब क्या करते हैं, टिल फर्दर डेट, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए वो क्या करते हैं, एक बेल आपको ग्रांट कर देते हैं। ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी होता है। आप जब तक एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल, कोई जब तक आप बेल मूव नहीं कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन जब तक आप मूव नहीं करेंगे, तब तक के लिए कोर्ट आपको इंटरिम बेल अलाउ कर सकती है, टिल नेक्स्ट डेट करके आपको जब तक के लिए जज साहब चाहे आपको कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हो गया। अब क्या करें, अब एंटीसिपेटरी बेल की हम एक छोटी सी और चीज समझ लेते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल में क्या ये परमानेंट होता है, क्या ये टेम्पररी होता है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं, यहाँ पे ना बहुत सारे जजमेंट्स है। नॉर्मल कंडीशन में आपको बता देता हूं, आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च कैसे करना है मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखा है, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो इसमें क्या है, एंटीसिपेटरी बेल में जब भी आपका ये होता है तो परमानेंट है कि नहीं है, इस बारे में जब आप कंफ्यूजन में रहते हैं। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे वीडियोस में लगे नहीं ये टेम्पररी होता है, नहीं। कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में ये भी कहा है कि नहीं, इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि बार बार एप्लीकेशन मूव करने की कोई जरूरत नहीं है। जो इसमें क्या कहा जाता है कि नॉर्मली क्या कहा जाता है कि एंटीसिपेटरी बेल आपको मिला, आप रह रहे हैं, जब भी आपका अपीयरेंस का टाइम आएगा, आपको समन आएगा, तब आप अपीयर होके जाके रेगुलर बेल लेंगे आप। लेकिन इसके ऊपर जजमेंट्स है जो ये हर समय नेसेसरी नहीं है। वो जजमेंट क्या है नहीं है ये हम आपको जैसा पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि हम एक एंटायर प्रोसेस फिर से डिस्कस करेंगे, एक छोटे छोटे पार्ट में लेंगे, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका। अब हम बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल। अच्छा, तो हम बेल कैंसिल भी करवा सकते हैं दूसरे का जिसको बेल मिल चुका है? जी हाँ, करवा सकते हैं, अगर हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड है। ग्राउंड में आप खुद ही सोच सकते हैं क्या क्या हो सकता है। ग्राउंड ये हो सकता है कि उसने बेल ले लिया, लेकिन बेल लेने के बाद में सोसाइटी को थ्रेट है कि वो दूसरा फिर से सेम ऑफेंस करेगा, या कर दिया उसने, तो उसका बेल उस केस में कैंसिल हो जाता है। मान लीजिए आपको मर्डर केस में बेल मिला है, आप गए 10 दिन 15 दिन आराम से घूमे और फिर से आपने बेल, वो किसी का मर्डर कर दिया, तो आपका बेल कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जो कंडीशनल बेल होता है, जिस कंडीशंस पे आपको बेल दिया जाता है उस कंडीशन को आप वायलेट करते हैं तो भी आपका बेल कैंसिल हो सकता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है कैंसिलेशन ऑफ बेल, जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा, ये सारे बुक्स में आपको पॉइंट मिल जाएंगे, इसलिए मैं डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं कि कैसे हमें करना है और क्या करना है। कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए भी हम एप्लीकेशन मूव करते हैं। अच्छा जी, यही बात है, तो हम आगे और बताते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये कैसे पता लगेगा कि बेलेबल ऑफेंस कौन सा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा है, ये सारा हम कहाँ से देखेंगे, कॉग्निजेबल कहाँ पे क्या है, कौन सा ट्राइबल। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान मत होइए। शेड्यूल 1 देखेंगे आप सीआरपीसी का, तो वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, ट्राइबल बाय सेशन है, क्या है, सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल गया। अब हम सारी बातें कर चुके हैं, बेल क्या होता है, रेगुलर बेल क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, एड इंटरिम बेल क्या होता है। अब हम बातें करेंगे बेल आफ्टर कन्विक्शन। मान लीजिए कि आपको मैंने बोल दिया अरेस्ट से पहले क्या कौन सा बेल मूव करना है, अरेस्ट के बाद कौन सा मूव करना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कन्विक्शन हो गई आपकी,
तो कन्विक्शन के बाद आप कौन सा बेल मूव करेंगे? कन्विक्शन के बाद भी आपको मूव करने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सेक्शन है 389 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। तो जब ये आपको बताया था हाई कोर्ट में ये मूव होगा सेक्शन, तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जब हम मूव करते हैं तो हाई कोर्ट में जहां पे वहां पे तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में भी हमारा बेल इंक्लूड होता है। तो जो कन्विक्ट जो लोग हो जाते हैं उसके बाद जो हम मूव करते हैं उसके बेल के लिए, तो उनके बेल के लिए जो हम मूव करेंगे एप्लीकेशन, वो हम मूव करेंगे अंडर सेक्शन 389। इसको वो ये जनरली बेल आफ्टर कन्विक्शन। एक और चीज है कि बेल इन केस ऑफ डिफॉल्ट बेल मिल जाता है आपको। मान लीजिए कि अगर कोई है, जैसे 167 क्लॉज 2 में आप देखेंगे तो वहां पे है एक कंडीशन दिया हुआ है कि मान लीजिए 15 डेज का कन्विक्शन आपको ऑर्डर किया, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको बेल मिल जाता है। सर नहीं समझ आया, फिर से समझाओ। आज मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब इसको देखिए, डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको फिर से समझाएंगे हम आपको। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे जो भी टॉपिक आप बोलेंगे, लेकिन फिलहाल ये इतना ही बताएंगे हम इसमें। उसके अलावा आपको सारा डिटेल हम बता चुके। अब क्या रह गया? अब कुछ नहीं रह गया, छोटी छोटी चीजें रह गई जो उतना ज्यादा आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम आपको सेक्शन से बताते हैं कि किस सेक्शन में क्या है और क्या नहीं है। ये सारा डिटेल आप देखते रहिए और देखने के बाद जो है आप बताइएगा जरूर कि क्या हुआ। और अब हम एक बार क्विकली देख लेते हैं कि कैसे हम याद रखेंगे, स्पेशली वो स्टूडेंट के लिए, चाहे वो जुडिशियरी का हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हाँ, हमारे उन स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो एलएलबी कर दे रहे हो या कुछ भी। तो हमें कैसे याद रखना है सेक्शन। कुछ सेक्शन जो आपको जरूरी है वो तो वैसे याद हो जाएगा, बाकी के भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको बता दे रहा हूं लिंक करके। जैसे पहला सेक्शन है आपका बेल का बेलेबल ऑफेंस में। दूसरा सेक्शन अपने आप जब बेलेबल हो गया तो क्या आएगा? नॉन बेलेबल ऑफेंस में कैसे होगा बेल, यानी कि 436 से बात करेंगे 450 तक का। तो 436 में हो गया बेलेबल इन केस बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस। 437 हो गया बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। 438 हो गया एंटीसिपेटरी बेल। 439 हो गया आपका स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट। ये भी मैं आपको अभी बता चुका हूं, यानी कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम खत्म होगा तो हाई कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट का या कोर्ट ऑफ सेशन का स्पेशल पावर। उसके बाद आता है आपका वो क्या स्पेशल पावर है, जैसे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मैंने बोला, या फिर क्या और भी चीजें हैं, तो वहां पे वो आता है। 440 अमाउंट। अब बेल आपका जो हो गया तो अमाउंट की बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ बॉन्ड का क्या अमाउंट होगा क्या नहीं होगा, वो उसमें आपको मिल जाएगा। बॉन्ड ऑफ एक्यूज्ड एंड सिक्योरिटीज, जो एक्यूज्ड का बॉन्ड फाइल करेंगे क्या करेंगे, सिक्योरिटीज होगा कितना होगा कैसे, वो सब आपको इसमें मिलेगा। डिक्लेरेशन बाय सिक्योरिटीज। उसके बाद ऐसे ही आपको फिर डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल, ये सारे आप ऐसे ही इसको एक बार आप क्या कर सकते हैं सीक्वेंस में बना सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए वो क्या है आपका 436 बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस, 437 बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, 438 एंटीसिपेटरी बेल, दैट इज बेल आपको मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एप्रीहेंशन टू अरेस्ट। 439 स्पेशल पावर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस डालते हैं यानी कन्विक्शन के केस में बेल लेना है तो इस दोनों आपको तीसरे किसी के मजिस्ट्रेट में या कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। तो ये सारी चीजें इसीलिए जरूरी है। कोशिश किया है दोस्तों आज मैंने कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बना पाऊं। आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो लंबा बनाऊं या फिर जैसा भी इस लेंथ का आपको अगर पसंद है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें अपना राय जरूर दें, जिससे कि मैं इस पे वीडियो बना पाऊंगा और अच्छे से। और बाकी मैं डिटेल में भी वीडियो लेके आऊंगा, जैसे एंटीसिपेटरी बेल में आपको मैंने कुछ हर जगह पॉइंट होता है कि सर कैंसिलेशन किस किस केस में होगा, तो ये कहीं भी आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा 100% इसी केस में मिलेगा, लेकिन डिफरेंट जजमेंट से ग्राउंड्स आते हैं, तो जजमेंट हम डिस्कस करेंगे। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में हम बात करेंगे कि कब तक अरेस्ट करने से पहले तक या अरेस्ट होने कब तक क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से केस में आपको एंटीसिपेटरी बेल दिया जाएगा, जो ग्राउंड है उसके अलावा भी जज ने क्या ग्राउंड दिए डिफरेंट जजमेंट में, तो सब लेके हम आएंगे आप लोगों के लिए। दोस्तों अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बात जरूर ध्यान रखें, चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आप शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और इसी तरह हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे